नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सिंपल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा पेपर किस प्रकार से बनेगा और कितने क्वेश्चन होंगे और पेपर का क्या स्तर होने वाला है। जहां तक मैंने देखा है, पेपर का स्तर बहुत ही सरल है। आप अगर तैयारी थोड़ी सी भी मेहनत किए होंगे तो आप आराम से पेपर पूरा हल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 10 कक्षा 10 विषय हिंदी, सब्जेक्ट कोड 002, समय 3 घंटे मिलेगा आपको इसके लिए। अधिकतम अंक 80 है। सबसे पहले यहाँ निर्देश आता है। निर्देश में क्या है? इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और ख। खंड क में वस्तुपरक एवं बहुविकल्पी और खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 17 है, यानी टोटल प्रश्न 17 होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, यानी क्रमानुसार का मतलब पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप लास्ट वाले को पहले भी शुरू कर सकते हैं। खंड क में कुल 10 प्रश्न हैं। खंड क में कितने हैं? 10 है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 49 उप प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 40 देना होगा, यानी 9 जो है कि अतिरिक्त प्रश्न होंगे। खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं, यानी 7 प्रश्नों के साथ विकल्प भी हैं, यानी आप अथवा या कुछ और कर सकते हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो रहा आपका निर्देश, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 17 है। खंड क में 10 प्रश्न, खंड ख में 7 प्रश्न। खंड ख वाले प्रश्न के साथ आपको एक विकल्प भी मिलेगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन खंड अ, यहाँ पर खंड क की जगह अ लिख रखा है, कोई बात नहीं, खंड क ही है, समझ लो। पहला आपका गद्यांश है, अपठित गद्यांश, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है उस पर आधारित क्वेश्चन, जो आप 6ठी से 8वीं तक करते आए हैं। बहुत ही सरल होता है ये। इसको बार बार यदि आप करेंगे तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। दिया क्या गया है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए, यानी गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इनके आंसर आपको करने हैं। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या है दिया गया है? जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। जहाँ तक जो मेरा तरीका है उसको करने का, मैं इस तरह करता हूँ कि थोड़ा साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं पहले प्रश्नों को पढ़ लेता हूँ, एक प्रश्न को उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर गद्यांश पढ़ता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, कथन क्या है? भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। क्यों? कारण क्या है? आवास की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या या मानवीय संसाधन की समस्या। अब हम इसके आंसर को तलाशेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपने पहले से ही बहुत बड़ी जनसंख्या में जोड़ देते हैं, यानी कितने? 1 करोड़। बढ़ती हुई जनसंख्या ने स्थान की समस्या उत्पन्न कर दी है। आवास की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक तो आवास की समस्या आ गई, सड़कों पर भीड़ रहती है और ट्रैफिक जाम रहते हैं, इसलिए जनसंख्या को देश का साधन एवं साध्य दोनों माना जाता है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा जनसंख्या किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में रुकावट पैदा करती है। आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो रहा है। भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। व्यापार, विकास और विस्तार गतिविधियां जरूरत से ज़्यादा धीमी होती जा रही हैं। आर्थिक मंदी भी आ रही है जनसंख्या की वजह से, देख लो अब। यही नहीं, वन, जंगल, वनस्पतियां, जल संसाधन समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों का भी कमी हो रही है। संसाधनों की भी कमी हो रही है, और खाद्य उत्पादन और वितरण भी जनसंख्या के मुकाबले नाकामी साबित हो रहे हैं।
वहीं बढ़ती महंगाई भी जनसंख्या वृद्धि के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज लोगों को हर जगह घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, धार्मिक या सामाजिक समारोह पर इतनी भीड़ रहती है कि कई बार पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। भारत में बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम यह है कि आज भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पापी पेट की आग बुझाने के लिए भोजन नहीं, गर्मी में लू और सर्दी में हड्डियां चूर कर देने वाली शीत लहरों से बचने के लिए वस्त्र नहीं, खुले नीले गगन के नीचे फैली हुई भूमि ही उसका आवास स्थल है। आप जब गद्यांश को करेंगे, गद्यांश जैसे मान लो नहीं मिल रहा तो प्रश्न को उठाएं और फिर इस गद्यांश को दोबारा पढ़ें। इस तरह करेंगे तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि अगर आंसर ना मिल पाए तो प्रश्न पढ़ें, फिर उसको ढूंढने का, उस प्रश्न के आंसर को ढूंढने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है तो कथन क्या है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। कारण क्या है, आवास की समस्या बिल्कुल है, बेरोजगारी की समस्या ये भी है, खाद्यान्न की समस्या ये भी है। अगर भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न की समस्या बढ़ेगी। मानवीय संसाधनों की समस्या, क्या मानवीय संसाधनों की समस्या भी बढ़ रही है? तो ये तो मानवीय संसाधनों की समस्या तो नहीं बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या भले बढ़ रही है। यानी मानव तो बढ़ रहे हैं, मानव संसाधन बढ़ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं उसके मुकाबले। तो क्या सही होगा, 1 2 3, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग वाला, आपका आंसर सही हो जाएगा, इसका ग सही हो जाएगा आपका। क्या 1 2 और 3 सही है, यानी 1 2 3 सही है। दूसरा देते हैं, प्रत्येक वर्ष हम लगभग कितनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं? 50 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से कम, 2 करोड़ से अधिक। तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर ना, 1 करोड़ से अधिक हम जोड़ते जा रहे हैं हर साल ना अपनी जनसंख्या में। तो इसका आंसर सही है, 1 करोड़ से अधिक। वन, जंगल, वनस्पतियां, जल संसाधन आदि हैं मानवीय संसाधन है? बिल्कुल भी नहीं मानवीय संसाधन है। कृत्रिम संसाधन है? नहीं। प्राकृतिक संसाधन है? बिल्कुल, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। चौथा, लोगों को हर जगह घंटों लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? क, जनसंख्या स्थिर होने के कारण, बिल्कुल गलत जवाब। जनसंख्या में कमी होने के कारण, गलत। जनसंख्या न होने के कारण, गलत। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही लोगों को जगह जगह एटीएम में, अस्पतालों में और अन्य जगहों पर लाइन लगानी पड़ती है। पांचवा, कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी ए और आर कथन पढ़ना है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। क्या दिया है, कथन ए क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है क्या? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, बिल्कुल ये सही है। यानी कथन ए गलत है और कथन आर क्या सही है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, क में कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है, यही सही है आपका, पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। प्रश्न 2 देखें, निम्नलिखित, यहाँ पद्यांश है, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों को करना है। निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये पद्यांश है, पद्यांश को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, अर्थ कुछ निकाल लेंगे तब जाके इस पद्यांश को आसानी से आप कर सकते हैं। लिखा क्या है, आज की यह सुबह है बहुत ही प्रीतिकर, कह रही उठ नया काम कर नाम कर, जो अधूरी रही वह सुबह कल गई, मान ले अब यही कुछ कमी रह गई, ले नई ताजगी यह सुबह आ गई, कह रही मीत उठ बात कर कुछ नई, वो सृजन दूत तू शक्ति संभूत तू, क्यों खड़ा राह में अश्व यूं थाम कर। अब देखो, इस कविता का अर्थ मैं समझ चुका हूँ, आप भी बार बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो लिखा हुआ है, इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है, सतत कर्मशील रहने की प्रेरणा दे रही है कविता, बिल्कुल दे रही है। रात में आराम करने की सलाह दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने का आह्वान कर रही है, ये भी सही है। अवरोध होने पर रुक जाने की सलाह दे रही है, ये भी गलत, ये गलत है। तो क्या विकल्प सही हो जाएगा आपका? 1 और 3 सही हो जाएगा। जहाँ पर 1, अब देखें 1 और 2 सही नहीं, कथन 1 और 3 सही, यानी आपका आंसर इसमें ख सही होने वाला है, ख विकल्प आपका सही होने वाला है, सॉरी ख सही है, 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं,
आज की सुबह कैसी है, भरमाती है, प्रीतिकर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आज की सुबह प्रीतिकर है। ऊपर ही आया है ना, प्रीतिकर है। तीसरा, आज की सुबह क्या कह रही है, काम कर, आराम कर, काम और नाम कर, काम और आराम कर। तो क्या कह रही है, काम और नाम कर, यानी ऑप्शन आपका ग सही इसमें है। देखो कितना इजी है ये करना, बहुत ही आसान है। नई ताजगी लेकर कौन आई है, सुबह आई है, दोपहर आई है, शाम आई है, रात आई है। तो कौन आई है, सुबह आई है। इसका आंसर चौथे का क सही हो जाएगा। पांचवा, कवि के अनुसार हम सतत, यानी सतत मतलब लगातार, कथन पढ़कर सही विकल्प चयन कीजिए। इसका मतलब है कर्मशील बने हम, सतत क्या बने, कर्मशील बने, सृजनकर्ता भी बने हम, आशावादी बने, संघर्षशील बने। ये चारों चीजें सतत से तात्पर्य यही है चारों। तो क्या ऑप्शन सही जाएगा, कथन एक, इसमें देखते हैं फिर से दोबारा। हाँ, पहला नहीं है, कर्मशील न बने। तो सतत का मतलब क्या है, इसमें कर्मशील न बने तो बिल्कुल गलत, यानी 2, 3, 4, 2, 3, 4 जहाँ होंगे वो सही है, यानी कथन ग आपका इसमें सही हो जाएगा। कथन ग आपका करेक्ट है। ये अथवा वाला है, अथवा वाला आप अपने आप से ऐसे कर लेना, मैं ज़्यादा कराऊंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं व्याकरण वाले टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप। इसमें यह है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद से। लिखा क्या है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 5 प्रश्न टोटल हैं, उनमें से आपको 4 का जवाब देना है। तो पहला देखते हैं क्या है, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। इसका सरल वाक्य क्या होगा। वैसे देखा जाए तो यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर इसलिए आया है। हमें इसका सरल वाक्य चुनना है। उसने झूठ बोला और दंड पाया, ये संयुक्त वाक्य है। झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, यही आपका सही है। यह क्या है, सरल वाक्य है। ग वाले के उसने झूठ नहीं बोला फिर भी दंड पाया, तो है ही नहीं, क्योंकि उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, ये भी नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है ख विकल्प आपका सही हो जाता है। ख विकल्प आपका सही है। झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। संयुक्त वाक्य पहचानना है। का विकल्प है, वह बाजार गया फल खरीदने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सरल वाक्य है। वह बाजार गया उसने फल खरीदा, यह भी नहीं है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, यही आपका सही है। इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ग सही हो जाएगा। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो संयुक्त वाक्य की पहचान करनी थी, यह तो हमारा यह सही हो जाता है। अगर घ की बात, उसने बाजार जाकर फल खरीदे, तो यह सरल वाक्य है ये भी। तीसरा देखें, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। इसका मिश्र वाक्य पहचानना है। तो पहला देखें, बस रुकने के स्थान पर तुम चले जाओ, ये नहीं है। यहाँ बस रुकती है, तुम यहीं आ जाओ, ये भी नहीं है। तुम वहाँ पर जाओ जहाँ बस रुकती है, तुम वहाँ पर जाओ जहाँ बस नहीं रुकती। तो इसका विकल्प आपका जो सही होगा वो होगा, तुम वहाँ पर जाओ जहाँ बस रुकी है, वहाँ जहाँ। ये व्याधिकरण योजक चिन्ह आए हुए हैं, तो यह आपका विकल्प ग सही हो जाता है। आपका ग विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। यानी मिश्र वाक्य पहचानना है। अमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, संयुक्त वाक्य है। अमन इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, तो यह आपका सही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपका यह संयुक्त है, फिर लेकिन यहाँ पर क्योंकि लग गया, तो यह मिश्र वाक्य का हो गया। अमर बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया, ये तो सरल वाक्य है। अमर बीमार था, वह स्कूल नहीं गया, तो
आप देखेंगे इसमें विकल्प जो आपका सही हो जाता है वह होता है अमन इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार। अगर क्योंकि आ जाए तो वह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। 5वां प्रश्न कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, देखते हैं क्या है। हाँ, ये आश्रित उपवाक्य से पूछा हुआ है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है। एक चीज आप ध्यान रखें, यदि किसी वाक्य में की आपको दिखे, जैसे यहाँ पर शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है, तो की के बाद वाला जो वाक्य होगा वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, यानी संज्ञा उपवाक्य होगा। इसका क्या सही होगा, पहले का दूसरा सही हो जाएगा। ये जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं, इसकी बात करें, यहाँ पर विद्यार्थी की यहाँ विशेषता बता रहा है, जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं, तो इसमें क्या है आपका विशेषण उपवाक्य है। जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी, यहाँ पर ये जो बारिश जब मैं घर पहुंचा ये क्या है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, यानी पहले का आपका दूसरा सही, दूसरे का आपका तीसरा सही, तीसरे का आपका पहला सही। देखिए क्या है इसमें, पहले का दूसरा देखें कहाँ है, पहले का दूसरा इसमें है, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, यानी आपका ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये ख ऑप्शन इसमें सही है। चौथा प्रश्न चलें क्या इसमें, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी 5 में से 4 करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 मिलाते हैं। मुझसे फल खाया जाता है किस प्रकार का वाच्य है, देखो अब देखो मुझसे फल खाया जाता है, यह वाक्य आपका कर्मवाच्य है, यानी पहले का तीसरा सही है। यहाँ पर यह भी हो सकता था मेरे द्वारा फल खाया जाता है। सोहन ने पत्र लिखा, दूसरी का सोहन ने पत्र लिखा, ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब मुझसे चला भी नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है, यानी पहले का आपका क्या सही होगा, तीसरा, और दूसरे का पहला। देखिए पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का आपका क्या होगा, दूसरा, तो आपका ऑप्शन का सही हो जाता है। इसमें का ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य पूछ रहा है। रंजना गीत गाती है, कर्तृवाच्य है। रंजना से गीत नहीं गाया जाता है। रंजना द्वारा गीत गाया जाता है। रंजना कविता लिखती है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ये द्वारा दिख गया, रंजना द्वारा गीत गाया जाता है। अगर इसकी बात करें रंजना से गीत नहीं गाया जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। पहला वाला कर्तृवाच्य का, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी कर्तृवाच्य का। तीसरा क्वेश्चन, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, उससे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। रीमा पुस्तक पढ़ रही है, यही आपका कर्तृवाच्य है। रोशन से चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य का है। सुशील द्वारा 3 ताल बजाया गया, ये क्या है आपका कर्मवाच्य है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। रीमा पुस्तक पढ़ रही है, यानी तीसरे का ख ऑप्शन आपका सही है। चलो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिनेश फुटबॉल नहीं खेलता, इसका भाववाच्य क्या होगा, दिनेश से फुटबॉल नहीं खेला जाता, फुटबॉल नहीं खेलता है दिनेश फुटबॉल खेलता है, दिनेश से फुटबॉल खेला जा सकता है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा का दिनेश से फुटबॉल नहीं खेला जाता। 5वां देखिए, रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा, यानी कर्तृवाच्य बनाना है, पूछ रहा है। रीमा से चित्र नहीं बनाया जाता, ये तो नहीं होगा। रीमा से चित्र बनाया जाता है, रीमा चित्र बनाती है, तो आपका यही सही हो जाएगा, ग सही हो जाएगा आपका। जैसे का की बात, रीमा से चित्र नहीं बनाया जाता है, तो भाववाच्य का हो जाएगा। रीमा से चित्र बनाया जाता है, ये भी भाववाच्य का, ये तो रीमा चित्र नहीं, ख वाला कर्मवाच्य का उदाहरण था ये, तो आपका ग सही हो जाएगा। रीमा चित्र बनाती है, यह आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह पद परिचय पर आधारित है।
इसमें दिया क्या है, निर्देश पहले पढ़ते हैं। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 4 का आंसर हमें करना है। तो जैसे यहाँ पहला है और इस पे विकल्प भी दिए गए हैं, 4 विकल्प हर एक प्रश्न के अंतर्गत, ये देखें आप। तो 5 में से हमें कोई 4 करना है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही सरल है। हम इसमें क्वेश्चन को एलिमिनेट मतलब विकल्प को एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, यह तरीका हम अपनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, राजू पत्र लिखता है, ये रेखांकित लिखा है, राजू पत्र लिखता है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। यानी रेखांकित यानी लिखता जो है, इसका पद परिचय क्या होगा। अब देखिए, सकर्मक क्रिया है क्या, लिखता क्या है, सकर्मक क्रिया बिल्कुल है। और देखिए ये वाक्य क्या कर्तृवाच्य है, बिल्कुल कर्तृवाच्य है, यहाँ पर भी ठीक है। और पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देखें स्त्रीलिंग क्या, क्रिया क्या स्त्रीलिंग है, तो ये ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, लिखता क्या है, सकर्मक क्रिया, लिखता कर्तृ, राजू पर लिखता है वाक्य कर्तृवाच्य है, लिखता पुल्लिंग है, लिखता एक वचन है, और लिखता है क्या है, वर्तमान काल है। इस आधार पर हमारा क्या आंसर सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन ये यानी क सही हो जाता है। इसका आंसर हमारा का जवाब सही हो जाता है। ये दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखता क्रिया स्त्रीलिंग है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ये हो। और तीसरे की बात करें, सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, बहुवचन, क्रिया बहुवचन भी नहीं है। अगर बहुवचन होता तो लिखते होता, ये भी नहीं है, वर्तमान काल सही है। अब चौथे में देखें, सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। यानी इसमें जो है ऑप्शन गलत दे रखा है, क और घ दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो यानी क और घ दोनों हो सकते हैं, तो यानी कोई एक आंसर क या घ सही है। यहाँ देखो, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, पुल्लिंग, पुल्लिंग, एक वचन, एक वचन, वर्तमान काल, वर्तमान काल। यानी ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसमें से घ वाले या क वाले को थोड़ा कुछ अलग देना चाहिए था, लेकिन दोनों सेम दे रखा है, कोई बात नहीं, हम पहचान गए हैं। दूसरा देखते हैं, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। यानी कबीर के बारे में पूछ रहा है, क्या पद परिचय है, कबीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो चारों में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, बहुवचन है, बिल्कुल बहुवचन है, नहीं है, तो यानी आपका क वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल हरगिज गलत हो जाएगा। एक वचन, एक वचन, यानी अभी तक ये तीनों बचे हुए हैं। आगे कबीर क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये ख वाला भी आपका हट जाएगा। यानी कौन कौन से आंसर गलत हो गए, क और ख आपके गलत हो गए। अब बचा कि इसमें क्या है, ग और घ में देखें, कबीर क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, कबीर क्या है, कर्ता कारक है, बिल्कुल कर्ता कारक है। यहाँ घ वाले में दिया है कर्म कारक। इस आधार पर क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, ग वाला आपका आंसर सही हो जाएगा कि कबीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और क्या है, कर्ता कारक है। तीसरा दिया है, यह गाड़ी मेरे मित्र की है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। यानी यह के बारे में पूछ रहा है, क्या पद परिचय। यह देखो यहाँ पर क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, यह विशेषण नहीं सर्वनामिक, क्योंकि यह सर्वनाम है। यह, वह, मैं, वह, ये क्या है, सर्वनाम है ना, तो यह क्या है, सर्वनाम है। अब देखते हैं, यह गाड़ी मेरी है, तो पहला क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल है, एक वचन है, बिल्कुल है, स्त्रीलिंग है। गाड़ी क्या है, गाड़ी छोटी होती है, बड़ी होती है, गाड़ी भाई स्त्रीलिंग है। और क्या है, विशेष गाड़ी, गाड़ी विशेष, यानी आपका पहला आंसर का वाला आंसर सही हो जाएगा। बेटा रुको जरा, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर बच्चा आ गया था पास में, इसलिए डिस्टर्ब हुई क्लास। तो यहाँ पर यह की बात हो रही है, यह गाड़ी मेरे मित्र की है। यहाँ पर यह को बताना है कि इसका पद परिचय क्या है। देखिए यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल करेक्ट है, एक वचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग। देखो गाड़ी क्या है, गाड़ी स्त्रीलिंग है। देखो अगर विशेषण या फिर जो भी विशेषण होगा,
जिसके लिए विशेषण का प्रयोग होगा, यानी जो विशेष जिस लिंग वचन में होगा उसी लिंग वचन में आपका विशेषण भी होता है। गाड़ी स्त्रीलिंग में इस हिसाब से तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। और विशेष से क्या है, गाड़ी है, जिस हिसाब से आपका का आंसर सही हो जाएगा कि यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, विशेष गाड़ी है। अब बात करें इधर ख वाले ऑप्शन की, सर्वनामिक विशेषण सही है, बहुवचन तो है ही नहीं, स्त्रीलिंग है, विशेष गाड़ी ये भी ठीक है। तो इसलिए क्यों क्यों या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन दे दिया गया है इसलिए गलत। ग सर्वनामिक विशेषण ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग तो है ही नहीं इसलिए गलत है ये। गुणवाचक विशेषण तो है ही नहीं, बिल्कुल सरासर ये गलत हो जाता है। चौथा देखते हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। यहाँ पर मारा का पद परिचय बताना है। सबसे पहली बात, मारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। मारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मारा क्या है, पुल्लिंग है, बिल्कुल ठीक है। बहुवचन है तो नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा का ऑप्शन गलत हो जाता है। अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्रिया मारा है नहीं। अकर्मक क्रिया है नहीं, पुल्लिंग तो गलत है, ग देते हैं, सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल है। स्त्रीलिंग तो है नहीं, ये भी गलत है। घ देखते हैं, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, भूतकाल है, तो आपका आंसर घ सही हो जाता है। राम ने रावण को मारा, ये सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य है, भूतकाल है। कर्तृवाच्य क्यों है, यदि कर्ता के बाद ने कारक आ जाए या फिर शून्य कारक आ जाए तो वह पूरा वाक्य जो है कि कर्तृवाच्य वाक्य में होता है। पांचवा देखें, ताजे फल देखकर मन खिल गया। यहाँ पर ताजे का हमें पद परिचय बताना है, तो संख्यावाचक विशेषण तो है ही नहीं ये, फिर से बच्चा आ गया। तो ताजे फल देखकर मन खिल गया, यहाँ पर ताजे का हमें पद परिचय बताना है, तो संख्यावाचक विशेषण तो है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत का हो जाता है। ताजे गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल है। बहुवचन है तो बिल्कुल है। पुल्लिंग है, ये भी सही है। फल विशेष का विशेषण है यहाँ पर, तो ये सही लगता है आपको। परिमाणवाचक तो है ही नहीं। गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग। फल क्या है, फल स्त्रीलिंग है क्या, नहीं, पुल्लिंग, इसी हिसाब से गलत हो जाता है। तो आपका आंसर ग सही हो जाएगा, सॉरी ख सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फल विशेष का विशेष, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यह अलंकार पर आधारित है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न करने हैं, तो बहुविकल्पी है। पहला अलंकार है इसमें, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, बताना है आपको, कौन सा अलंकार है। बेटा प्लीज छोड़ दो ना, हाँ इसको छोड़ दो, हाँ पंखा अपना देखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब से पहले इसको हटा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 5 में से 4 प्रश्न करना है, ये अलंकार से संबंधित है। देखते हैं क्या है। पहला वाला क्या अलंकार दिया है, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो अलंकार आपको बताना है, या फोन भी खींचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न है, किन्हीं 4 का उत्तर देना है। चलिए पहले अलंकार पर आधारित है, देखते हैं पहला क्या है। पहला लिखा हुआ है, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ऑप्शन है यमक, खश्लेष, ग उत्प्रेक्षा, घ अनुप्रास। तो इसका आपको अर्थ जानना होगा। यहाँ जो सुबरन है, यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं।
यानी सुबरण शब्द में ही 3 अर्थ चिपके हुए हैं। आपको जैसे पता होगा श्लेष मतलब होता है चिपकना, तो सुबरण कैसे, सुबरण को ढूंढत फिरत, सुबरण को यानी अगर कवि के अर्थ में लेंगे, कवि क्या है, सुंदर वर्णों को कभी ढूंढता फिरता रहता है कि ये सुंदर वर्ण मिल जाए तो क्या वह अपनी कविता का निर्माण कर ले। कवि के अर्थ में लेंगे तो सुबरण मतलब सुंदर वर्ण। और अगला, सुबरण को ढूंढत फिरत व्यभिचारी, यानी जो व्यभिचारी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वह सुंदर स्त्री को ढूंढते रहते हैं। अगला, चोर के अर्थ में सुबरण को ढूंढत फिरत चोर, जो चोर है वो क्या है, सोने को ढूंढते रहते हैं। यानी 3 अर्थ हैं। इस क्या है, पहला अर्थ इसका हो गया सुंदर अक्षर, दूसरा हो गया सुंदर वर्ण की स्त्री, तीसरा अर्थ इसका हो गया सोने से है। इस हिसाब से एक ही शब्द में 3 अर्थ हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो गया, आपका श्लेष अलंकार हो गया। ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा देखें, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ये कौन, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, बताया गया होगा आपको। वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का मानव मनव जानव जनव ज्यों, तो यहाँ पर देखेंगे आप ज्यों आया हुआ है, तो ज्यों आने से मतलब क्या हो गया, आपका कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखें, तीसरा, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इस काव्य में, काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। मेघ आए यमक अलंकार बिल्कुल भी नहीं है, श्लेष ये भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं, क्योंकि मानव मनव जानव जन जनव भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मानवीकरण देखने को मिल जाता है, क्योंकि मेघ कैसे आए हैं, बंठन के संवर के आए हैं, मान लो कि एक दूल्हे की तरह आए हैं। यानी यहाँ पर प्रकृति का, जहाँ पर भी प्रकृति का वर्णन यानी अचेतन पदार्थ का वर्णन किसी मनुष्य की भांति किया जाता है, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। चौथा देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है चेतक की। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, यानी महाराणा प्रताप ने इधर सोचा ही था, तब तक चेतक था उस पार। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। कहीं न कहीं आपको यह पढ़ के अतिशयोक्ति तो नहीं लग रही है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है राणा प्रताप के घोड़े को, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क अतिशयोक्ति दिया है, ख श्लेष, ग उत्प्रेक्षा, घ अनुप्रास, तो आपका आंसर हो जाएगा क अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें करने थे केवल आपको 4, लेकिन मैंने आपको 5 यहाँ पर बता दिया। प्रश्न 7वां देखते हैं। 7वां गद्यांश पर आधारित है, तो मैंने गद्यांश को आपको बता दिया है कि गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना है बार बार। जैसे जैसे अमीरुद्दीन कौन थे, अब पहले एक बार गद्यांश को पूरा आप पढ़ डालें, 1 टाइम तो पढ़ ही डालें, फिर जो आंसर लग जा रहा है उसको लगा दे, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है अब केवल उसी का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तरीका आपका है, तो आप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। 8वां क्वेश्चन है, गद्य पाठों के आधारित पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी विकल्प वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं। एक कहानी अभी पाठ में लेखिका किससे सर्वाधिक प्रभावित थी, अपनी माता जी से, अपने पिताजी से, अपनी शिक्षिका से, अपनी नानी जी से। तो ये आप कर लेंगे, चैप्टर पढ़े होंगे तो कर लेंगे। नानी जी से प्रभावित थी। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे, तो तुलसीदास को, गुरु नानक को, कबीर को, तो कबीरदास को मानते थे। ये आंसर हो सकता है। इसमें मैं थोड़ा डाउट हो सकता हूँ, शायद नानी जी से प्रभावित थी या किससे, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी इसमें तो आपका है कबीरदास को अपना साहब मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पठित पद्यांश पर है, यानी कविताओं पर आधारित। 1 के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, ये पद्यांश भी आप पढ़े होंगे। यानी पद्यांशों को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप इनके आंसरों को कर लेंगे। जैसे यहाँ फसल किसका जादू है, तो जब इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 1 नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसका जादू भाई, फसल। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसके आसपास की गरिमा है, फसल किसके आसपास की गरिमा का असर है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 के नहीं, 2 के नहीं, लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा का है ये। तो कहाँ है, हाथों के, दूसरे का कैसे ही हो जाएगा। तो भूरी काली संदली किसके लिए कहा गया है, भूरी काली संदली किसके लिए कहा गया है। यहाँ पर जब पढ़ेंगे भूरी काली संदली मिट्टी,
का गुणधर्म, तो मिट्टी के लिए कहा गया है। या सूरज के लिए तो कहा नहीं गया है, नदी के लिए नहीं, हाथी के लिए, मिट्टी के लिए कहा गया है। कवि ने फसल को किसका रूपांतर कहा है। जब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयोगी विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास के पद में बड़भागी शब्द किसके किसके कहा गया है, यानी किसे किसके लिए आया है। गोपियों के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है, उद्धव के लिए आया है, सूरदास के लिए तो उद्धव के लिए आया है। गोपियों ने कहा उद्धव तो मोह अति बड़भागी, तो उद्धव के लिए आया हुआ है। इस हिसाब से आपका आंसर ग सही हो जाता है। उत्साह कविता में कवि ने बादल से क्या आह्वान किया है। बरसने के लिए, गरजने के लिए, टपकने के लिए, सिमटने के लिए, यानी बरसने के लिए, गरजने। इसका आप देख लीजिए। गह या वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको गद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लगभग 25 से 30। यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ आपको, केवल मैं आपको एक सिंपल पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न है। बाकी जो इजी क्वेश्चन है उनको कराई दे रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर अब किन्हीं 3 प्रश्नों के, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। भाई क्यों कह, क्या क्वालिटी थी भाई। जो लंगड़ा व्यक्ति था वो चश्मा बेचने वाला काम था, लेकिन उसके कुछ ऐसे कार्य थे कि जिनकी वजह से उन्हें उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो इसका आंसर कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बिस्मिल्लाह खां की कोई शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। एक कहानियावी पाठ की लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट क्यों थी। ये कर सकते हैं। यहाँ पर पद पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे, इसमें से आपको 3 करने होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी माता का आंचल है, गंगटोक महत्व भाषाओं का शहर, इससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 से बहुत अच्छा प्रश्न उठता है। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखना होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर जैसे संकेत बिंदु दिए हुए हैं तो हेडिंग नहीं है, यानी जब जैसे मान लो आप परिश्रम, इनमें से कोई एक करना था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी मान लो आप कर रहे हो, तो पहले इसकी भूमिका थोड़ी सी लिखोगे। भूमिका हेडिंग नहीं डालनी है कि भूमिका, इसके बारे में थोड़ा शुरुआत करोगे, कुछ तो लिखोगे परिश्रम के बारे में। फिर क्या टॉपिक टच करोगे, परिश्रम का महत्व है, उसको बताओगे कैसे है। फिर लास्ट में उपसंहार यानी सब चीज़ को निचोड़ कर दोगे। उसी तरह यहाँ भूमिका, हमारी दिल्ली यदि आप लिख रहे हो तो भूमिका लिखोगे छोटी सी, संकेत दिया हुआ है। फिर दिल्ली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आप बताने की कोशिश करोगे। फिर दिल्ली की विशिष्टताएँ बताओगे। हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल की उपयोगिता के बारे में तो भूमिका कुछ लिखोगे। फिर आवश्यकता क्यों है मोबाइल की, सदुपयोग और दुरुपयोग पर आप ध्यान अपनी लेखनी चलाएंगे। फिर सावधानियाँ क्या है इनको यूज करने के लिए, इस पर बात चलाएंगे। तो आपका करीब करीब पूरा हो जाता है, 60-70 शब्दों में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अपने विद्यालय के खेल दिवस की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र दिल्ली के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र है, सिंपल सा है, हो जाएगा। अथवा आप तरुड़ा हैं, अपने आगामी परीक्षा की तैयारी की योजना का संक्षिप्त वर्णन करते हुए अपने पिताजी को 100 शब्दों में एक पत्र किया। अनौपचारिक पत्र आ गया, ऑप्शन में दे दिया है। अनौपचारिक पत्रों में आपको पता होना चाहिए कि पत्र की शुरुआत सबसे पहले लिखने वाले के एड्रेस से होती है। तो मैंने जो अपने बच्चों को बताया है, मैंने ये बताया है परीक्षा भवन नई दिल्ली लिख लेना, आपका एड्रेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी सादा चरण स्पर्श, उसके बाद मेन पार्ट आ जाएगा, लिख जाइए आपका आज्ञाकारी पुत्र, लास्ट में ख़त्म कहानी हो जाती है। यहाँ पे आप अनुज या अनुजा हैं, कुछ भी अनुज या अनुजा यानी आप अपना कोई एक नाम मान सकते हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग में कार्यालय सहायक पद के आवेदन करने के लिए लगभग 80 शब्दों में संक्षिप्त बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा भी आप किए होंगे, कर लेंगे आराम से। या फिर पानी की आपूर्ति करते हुए दिल्ली जल बोर्ड को ईमेल लिखिए। ईमेल भी आपको पता है, फ्रॉम है, टू है। ईमेल में काल्पनिक जिसे कराया गया होगा आप आराम से कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर आते हैं यहाँ से। अपने बड़े भाई के मोबाइल की दुकान के प्रचार प्रसार के लिए 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। अथवा अपने बड़े भाई की पदोन्नति का अवसर पर शुभकामना संदेश लिखना है। विज्ञापन संदेश में से कोई एक लिखना है। तो ये आपका पेपर है, मॉडल पेपर है जो दिया गया है DOE की तरफ से। इस तरह से आपका पेपर आना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं आगे एक एक टॉपिक जैसे व्याकरण का हो गया, संदेश लेखन हो गया, सूचना लेखन हो गया, इन पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।